भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दूध ट्रांसमिशन आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि भाई इसका अलॉटमेंट जो आउट हो चुका है। ठीक है। एंड अगर मैं अपना पर्सनल बात करूं तो मेरे को उम्मीद नहीं था, लेकिन मेरे को इसमें आउट ऑफ 6 2 लॉट का अलॉटमेंट मिल गया है। आई एम रियली फीलिंग वेरी लकी, क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है 2 लॉट मिला है, यानी कि अराउंड 6,000 रुपये के आसपास तो एक दिन में बन ही जाएगा फ्री का। तो या आई एम वेरी हैप्पी कि यार 2 लॉट मिल गया मेरे को। बट एनीवेज, इसमें लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? क्या हम लोग को लिस्टिंग डे के दिन लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना चाहिए, या फिर नया पोजीशन बनाना चाहिए? मान लेते हैं कि अगर ये उस हिसाब से लिस्ट नहीं हुआ जिस हिसाब से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, यानी कि इसका अगर आप लोग जीएमपी देखोगे ना, तो जीएमपी अराउंड 31 पॉइंट के आसपास चल रहा है। तो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 31 पॉइंट के आसपास का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। बट अगर इतना नहीं मिलता है तो कौन सा प्राइस बेस्ट होगा एंट्री के लिए, इस इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड बाकी यार देखो, आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि आईपीओ का लिस्टिंग स्ट्रेटजी के ऊपर हम लोग डिस्कशन तो कर रहे हैं, बट ये किसी भी चीज़ का गारंटी नहीं है। क्योंकि यार जब तक कोई कंपनी लिस्ट नहीं हो जाता, उसके पहले जो भी डिस्कशन होता है ना, सब तुक्काबाजी होता है। तो अगर आपको तुक्काबाजी में इंटरेस्ट हो तो ये आप लोग वीडियो को देखना, अदरवाइज छोड़ के जा सकते हो। ठीक है। एनीवेज, हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि यार कंपनी का धंधा पानी क्या है, जो कि मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। अभी इस बार थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली कंपनी जो है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड पार्ट बनाती है, एंड स्पेसिफिकली टू व्हीलर का पार्ट्स बनाती है। एंड उसमें भी इन लोग का जो मेजोरिटी रेवेन्यू है, मोर देन 60% रेवेन्यू, वो एक ही कंपोनेंट से आता है। वो क्या होता है? वायरिंग हार्नेस। वायरिंग हार्नेस क्या होता है? मतलब जब भी तारों का जमावड़ा रहता है ना, बहुत सारा तार आपस में एक दूसरे में उलझ जा रहे हैं, उन तारों को एक साथ पकड़ के रखने वाला एक तो चीज होता है, उसको बोलते हैं वायरिंग हार्नेस। एंड बेसिकली आप ये समझ के चलो, कंपनी जो है ऐसे चीज़ों को बनाती है जिसका यूज़ होता है बाइकों के अंदर वायरिंग करने में लेस कन्फ्यूजन के साथ। समझ पा रहे हो बात को? सिंपल है। एंड अगर हम लोग बात करें कि यार कंपनी का बिजनेस किस लय में चल रहा है, तो पूरा का पूरा सेक्टर हैवी तेजी में है। क्योंकि अगर आप देखोगे, इसका जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है मदरसन सुमी है, बट इसके बारे में हम लोग थोड़ा लेट से बात करेंगे। हम लोग सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो अभी रिसेंटली लगभग 1 डेढ़ साल पहले एक तो कंपनी लिस्ट हुआ था, बेल राइज करके। अगर आप उसको देखोगे तो वो स्टॉक 99 रुपीज़ में इसका आईपीओ आया था, क्योंकि मेरे को अलॉटमेंट मिला था, मेरे को याद है अभी भी। तो 99 रुपीज़ का ये स्टॉक जो है ऊपर चले गया है लगभग 250 रुपये का, विद इन अ स्पैन ऑफ, अगर आप देखोगे अ ईयर और सो, 1 ईयर 3 मंथ्स में भी स्टॉक जो है लगभग 250 पॉइंट के आसपास का रिटर्न दे दिया। समझ रहे हो? एंड अगर आप लोग थोड़ा नीचे जाके देखोगे तो कंपनी अभी एक्सट्रीमली महंगा हो गया है। जब इसका आईपीओ आया था तब इसका मार्केट कैप टू सेल्स 1 का था। मार्क माई वर्ड्स, 1 का 1.2 1.3 के आसपास का मार्केट कैप टू सेल्स था, जो कि अभी के टाइम में 3.2 का हो गया। यानी कि कंपनी एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड जोन में जा चुकी है। एंड इसका बिजनेस मॉडल भी वही है, ऑटोमोटिव पार्ट्स। बट इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है दूध। ठीक है। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर मदरसन सुमी है, जिसके साथ हम लोग इसका कंपैरिजन पूरा वीडियो के एंड में करेंगे। मैं अभी आपको इंडस्ट्री के दूसरे स्टॉक्स दिखा रहा हूँ जो कि हैवी तेजी में है। एंड दूसरा कंपनी को अगर आप देखोगे, इसका भी आईपीओ अभी 2-3 साल पहले आया था, वो है आस्को ऑटोमोटिव। इसका भी आईपीओ मेरे सामने ही आया था, मेरे को याद है। ये जो स्टॉक है वो अभी के टाइम में पूरा ही आसमान छू गया, ऑल टाइम हाई के ऊपर है। पीछे कंपनी ने ओएफएस किया था, पता है आपको? यहाँ पे इस जगह पे कंपनी का ओएफएस हुआ था, मैंने इस ओएफएस में पार्टिसिपेट किया था। 6% का लॉस बुक किया। बट आज ये देखिए 400 रुपये का उस टाइम पे भाव आ गया था, एंड रदर 363 का भाव आ गया था ओएफएस के कुछ समय के बाद, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली नया सप्लाई अनलॉक हुआ था। तो अगर सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड उस हिसाब से अगर नहीं आया तो चीज़ों का दाम तो घटना ही है। तो अगर आप आज देखोगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट उस प्राइस से 60-70 पॉइंट के आसपास ऊपर है। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको लोग को बताऊं क्या देखो स्टॉक कितना ऊपर हो गया। मेरा मकसद ये है कि जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट, यानी कि सिंपली अगर मैं बोलूं ऑटो एंसिलरी सेक्टर में जो भयंकर बुल रन चल रहा है ना, उसमें इस कंपनी ने भी पार्टिसिपेट किया है। और भी बहुत सारी कंपनी है यार, जमुना ऑटो को आप देख लो, ये तो हैवीली रिटेल ड्रिवन स्टॉक है। एंड ये भी अभी के टाइम में बहुत बढ़िया रनअप किया है, अपने ऑल टाइम हाइज की तरफ ये गया था। जस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया। इसको बोलते हैं ना, जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट की तरफ जाता है उसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है, वो थोड़ा हल्का बहुत नीचे की तरफ गिरता है। मेरे को लगता है कि उसी टाइप का कुछ मामला है। तो इस स्टॉक ने भी क्या बढ़िया रिटर्न दिया है साल भर के अंदर। आप देखिए ऑलमोस्ट 100 पॉइंट तक का रिटर्न इसने दिया था, जब ये ऑल टाइम हाई पे अभी रिसेंटली था। एंड उसके बाद अगर हम लोग दूसरी कंपनीज का बात करें तो इसमें आप किनको देख सकते हो। एक तो बहुत ही बढ़िया कंपनी थी, हाँ, एसकेएफ इंडिया। ये बाइकों के लिए शॉक अब्जॉर्बर्स बनाती है।
अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो यही एक तो कंपनी है जो कि मेरे को लगता है कि उस हिसाब से रन अप नहीं दिया है जिस हिसाब से दूसरी कंपनीज ने दिया है। एंड उसका रीज़न सिंपल सा है भाई, रदर बेयरिंग वगैरह बनाती है, बेयरिंग वगैरह बनाती है, शॉक अब्जॉर्बर नहीं। तो इसका रन अप ना देने का रीज़न ये है कि यार कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है जितना दूसरी कंपनीज में आ रहा है। मतलब 53 का पी रेशियो में 17 पॉइंट का ग्रोथ इज नॉट जस्टिफाइड। ROE भी बहुत कम है। बट एनीवेज हम लोग दूसरी कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे करने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर मैं आपको और भी कंपनी दिखाऊं, भारत सीट्स करके कंपनी है, ये मारुति सुजुकी के लिए गाड़ी का मतलब 4 व्हीलर का सीट डेवलप करती है। अगर आप इसको देखोगे, भारत सीट्स, हाँ, यहाँ पे अगर आप इसका मामला देखोगे तो ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाईज के तरफ है। अगर आप जो टायर कंपनीज को देखोगे तो उनका तो अवस्था खराब ही है। टायर कंपनीज का बात नहीं करेंगे क्योंकि रबर का थोड़ा रेट बढ़ा है इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो बेसिकली मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जितनी भी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स वाले स्टॉक्स है, एक और कंपनी है वही मदरसन सुमी के बारे में, जिसके बारे में आपको बोल रहा था ना कि दूध का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, उसका पेरेंट है एक तो संवर्धन मदरसन। अगर आप उसको देखोगे, संवर्धन मदरसन, एक सेकंड, मदरसन ही डालते हैं, हाँ, ये वाला संवर्धन मदरसन। अगर आप इसको देखोगे तो ये कंपनी 1,77,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके अपने ऑल टाइम हाइज पे है। तो पूरा का पूरा ऑटोमोटिव कंपोनेंट सेक्टर हैवी तेजी में है। एंड ऑन एन एवरेज सारे के सारे स्टॉक्स 1 के मार्केट कैप टू सेल्स के ऊपर ही बिक रहे हैं, जबकि इतना हाई वैल्यूएशन में लोग पहले कभी बिके ही नहीं थे, जिंदगी में कभी नहीं बिके थे। अभी इन लोग को इतना हाई वैल्यूएशन मिल रहा है, जिस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड में कि क्यों मिल रहा है क्यों नहीं मिल रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो बेल राइस का रदर दूध का हम लोग वैल्यूएशन के ऊपर आते हैं, तो कंपनी जो है अपना IPO लगभग 17,800 करोड़ के मार्केट कैप में लेके आई है। एंड इस कंपनी का जो अपना सेल है ना, वो रिसेंट डेटा के हिसाब से अराउंड 4,500 करोड़ का हुआ था। तो कंपनी को अगर आप देखोगे तो अगर हम लोग कैलकुलेटर बगल में ही था, तो 17,800 करोड़ को 17,800, अरे यार 17,800 करोड़ को डिवाइड करें 4,500 से, तो ये कंपनी अराउंड 4 के मार्केट कैप टू सेल्स में अपना IPO लेके आई है। तो क्या ये महंगा है? जी हाँ, बिल्कुल महंगा है। लेकिन ये कंपनी डिजर्व करता है महंगा होना, पता है, मतलब इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पी एक्सपेंशन। एंड ये कंपनी में ऑलरेडी पी एक्सपेंशन भाव के हिसाब से कंपनी अपना IPO लेके आई है। और ये क्यों डिजर्व करता है महंगा होना पता है क्या? इसमें आप ग्रोथ देखिए, क्या फैंटास्टिक ग्रोथ आ रहा है। अराउंड 40-50% के आसपास से कंपनी अपना ग्रोथ को कंटिन्यूअसली मेंटेन करके रखी है। एंड दिस इज अपलॉजेबल, दिस इज ह्यूज, समझ रहे हो। लेकिन ये बड़ा बात नहीं है, उससे भी बड़ा बात है इसका ऑपरेटिंग मार्जिन। अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन देख के यार मैं तो इतना खुश हो गया कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। कंपनी अराउंड 15-16% के आसपास का ऑपरेटिंग मार्जिन मेंटेन कर रही है, रादर मोर, उससे भी ज़्यादा ही ऑपरेटिंग मार्जिन। अगर हम लोग करके देखें तो 710 डिवाइडेड बाय 4,5,6,3 इंटू 100, तो अराउंड 15% के आसपास का ऑपरेटिंग मार्जिन है। पहले थोड़ा हाई हुआ करता था, अभी हल्का सा ड्रॉप आया है, बट ठीक है, कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए थोड़ा बहुत आपको ड्रॉप करना ही पड़ता है। एंड अगर आप देखोगे तो टोटली डेट फ्री कंपनी है, बिल्कुल डेट का कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास 2,300 करोड़ का रिजर्व है तो 840 करोड़ का डेट कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन फिर भी कंपनी जो अपना IPO लेके आ रही है ना, उसमें से 400 करोड़ का डेट को चुका देगी, तो भाई डेट का प्रेशर एकदम ही खत्म। उस वजह से क्या होगा, ये जो नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा है ना 396 करोड़ का, ये बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि भाई ऑब्वियसली इस ऑपरेटिंग मार्जिन में से इंटरेस्ट का खर्चा बचेगा ना उस 400 करोड़ के लोन के ऊपर, जो कि कंपनी चुकाने वाली है IPO प्रोसीड से। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी यहाँ पे कुछ कुछ केपेक्स वगैरह करने वाली है अपनी अलग अलग सब्सिडरीज में। एंड ये लोग अपना नया फैक्ट्री वगैरह बिठाएंगे वायरिंग हार्नेस बनाने के लिए। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है हर एक हिसाब से IPO का प्रोस्पेक्ट्स मेरे को, इसको हम लोग खराब बोल ही नहीं सकते। अब आते हैं कि भाई कंपनी महंगा क्यों बिक रहा है, और अदर इतना हाई वैल्यूएशन ये क्यों मांग रहा है। एंड इतना हाई वैल्यूएशन मांगने के बाद भी कंपनी का GMP इतना ऊपर क्यों है? क्योंकि भाई दो ही रीजन है, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ कि ग्रोथ ट्रेमेंडस है एंड कंपनी का EBITDA ट्रेमेंडस है। अगर आप देखोगे सेक्टर में जो इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, एग्जैक्ट कॉम्पिटिशन आप बोल सकते हो, वो है मदरसन सुमी।
एंड नीचे जाके अगर आप मदरसन सुमी को देखोगे तो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन सालों से 10-11% के आसपास ही रह रहा है, सालों से। और इनका ग्रोथ इतना कोई तगड़ा है नहीं एज कम्पेयर टू धूत ट्रांसमिशन, ठीक है। तो क्योंकि इसमें ग्रोथ कम है, ऑपरेटिंग मार्जिन ऑलमोस्ट 30% से डाउन है, मोर देन 30% डाउन है, तो मार्केट इसको कितना मार्केट कैप टू सेल दे रहा है, 2.1 का मार्केट कैप टू सेल दे रहा है। तो भाई इसका जो सेल्स ग्रोथ है, अगर आप देखोगे धूत ट्रांसमिशन का सेल्स ग्रोथ मोर देन डबल ऑफ रादर मदरसन सुमी, ऑपरेटिंग मार्जिन मोर देन ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 40%। तो भाई क्यों मार्केट इसको लगभग 50% ज्यादा वैल्यूएशन नहीं देगा, क्यों नहीं देगा भाई, जबकि तुम्हारा ग्रोथ डबल है एज कम्पेयर टू मदरसन सुमी एंड तुम्हारा ऑपरेटिंग मार्जिन ऑलमोस्ट 40% के आसपास ऊपर है, अदर 50% बोल लो, मोर देन 50%, मोर देन 50% है एज कम्पेयर टू मदरसन सुमी। तो भाई क्यों मार्केट तुमको ज्यादा वैल्यूएशन नहीं देगा, और कोई बहुत ज्यादा वैल्यूएशन भी नहीं है, 4 का मार्केट कैप टू सेल्स। तो वही वाला बात है। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई लिस्टिंग पे हम लोग को क्या करना चाहिए। तो देखो वैल्यूएशन वगैरह में सब चीज को जस्टिफाई तो कर दिया, लेकिन अगर हम लोग लिस्टिंग का बात करें ना, तो लिस्टिंग अगर 25% या उसके ऊपर हो जाता है, तब मेरे को लगता है कि एक बार लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना बेहतर रहेगा, क्योंकि सेम सेक्टर में दूसरे स्टॉक्स अवेलेबल हैं। क्योंकि मान लेते हैं कि 25% ऊपर का लिस्टिंग दिया, तो उसके बाद जो है ये कंपनी चलो 17,800 को हम लोग 25% से बढ़ा देते हैं, लगभग 22,500 करोड़ का हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग 22,500 को डिवाइड करें 4,500 से, तो उसके बाद इसका मार्केट कैप टू सेल्स 5 का हो जाएगा। तब भाई सेक्टर में कोई सा भी कंपनी 5 का मार्केट कैप टू सेल्स तो नहीं मांग रहा है, और जो भी मांग रहे हैं वो बहुत ही हाई ग्रोथ वाले कंपनीज है। तो मेरे को लगता है कि 5 का मार्केट कैप टू सेल्स विल बी टू मच टू आस्क। लेकिन वही वाला बात है, अगर कंपनी कंटिन्यूसली इतना बड़ा बेस में भी मान लेते हैं 40-50% का ग्रोथ कर रही है, तो ऑब्वियसली ये मार्केट कैप टू सेल्स और इंक्रीज हो जाएगा, क्या पता 6-7 हो जाए। लेकिन मेरे को लगता है कि 25% का अगर लिस्टिंग एड मिला, 22,500 करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा ऑन लिस्टिंग ही। उसके बाद कंपनी में और मलाई बचेगा नहीं। अगर अपसाइड भी आ गया तो चलो 10-15-20% का अपसाइड आएगा, लेकिन वो 10-15-20 के अपसाइड के लिए आप डाउनसाइड को क्यों अपना एलिजिबल कर रहे हो कि भाई अगर स्टॉक बढ़ने की जगह गिर गया तो फंस जाओगे ना। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी ऑटो एंसिलरी सेक्टर में बुलिशनेस आता है ना, वो भागता है पागलों के जैसे, लेकिन जब मंदी आता है ना, वो रुला देता है और कितने ही सालों तक रिकवरी नहीं करता है। भतेरा एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको जमुना ऑटो ही दिखा देता हूँ, क्योंकि मेजोरिटी प्लेयर नए नए लिस्ट हुए हैं मार्केट में। तो मैं जमुना ऑटो दिखाता हूँ, ये बहुत ही पुराना प्लेयर है। अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो कई कई सालों तक स्टॉक ठंडा रहता है, फिर जब गिरता है धड़ाम धड़ाम करके गिरता है। तो यही प्रॉब्लम आता है, जब इस सेक्टर में बुल रन आएगा ऐसे पागलों वाला आएगा, फिर यहाँ पे देखिए पागलों वाला बुल रन, फिर अभी बुल रन चल रहा है। लेकिन जब बेयर रन आ जाएगा संभालना मुश्किल है। मैं आपको एसकेएफ इंडिया भी दिखा देता हूँ, इसको भी अगर आप देखोगे तो ये कई कई साल तक इन्वेस्टर्स को थकाया है। अच्छा ये वाला नहीं, ये तो अभी डीमर्ज हुआ है ना उसके साथ। हाँ, ये इस वाला का बात कर रहे हैं। तो इसी को आप देख लो कितना इन्वेस्टर्स को थकाया हुआ है ये। यहाँ पे चला फिर ठंडा हो गया, फिर थोड़ा चला फिर यहाँ पे ठंडा हुआ, फिर भयंकर बुल रन आया, फिर अभी बेयर रन में। तो ये वाला सेक्टर है ही उसी टाइप का। ये जब बुल रन में आएगा तब बहुत पैसा देगा, और जब आप बेयर रन में फंस जाओगे ना, फिर निकलने में बड़ा तकलीफ होगा। एंड हर एक हिसाब से अगर आप देखोगे तो दूध फिर महंगा हो जाएगा। 5 का मार्केट कैप टू सेल्स को आप कैसे जस्टिफाई करोगे यार। अब बेलराइज को देख लो, बेल राइस का जो मार्केट कैप टू सेल्स है वो अराउंड 3 का है। हालांकि कोई कंपटीशन नहीं है बेल राइस का और उसका, दोनों का मॉडल पूरा अलग है। आप अगर मदरसन सुमी को देखोगे, इसका तो मैं आपको पहले भी दिखाया हूँ, 2.1 का मार्केट कैप टू सेल्स है। अब संवर्धन मदरसन को भी देख लो, वो इसका पेरेंट कंपनी है। एक सेकेंड, हाँ संवर्धन वी है वो, अच्छा अच्छा। आप संवर्धन मदरसन को देखोगे तो इसका मार्केट कैप टू सेल्स तो 1 का है। आप यहाँ पे ब्रेक कंपनी का आस्को ऑटोमेटिक को देख लो, ये ब्रेक बनाता है, तो ये कंपनी का जो मार्केट कैप टू सेल्स है वो अराउंड 2.7 का है। तब भाई 5 का मार्केट कैप टू सेल्स क्यों देंगे यार तुमको, जस्ट बिकॉज तुम 40% का ग्रोथ कर रहे हो। तो यार तुम जितना बड़ा ग्रोथ करोगे तुम्हारा ग्रोथ श्रिंक होने का प्रोबेबिलिटी तो उतना ही बढ़ जाएगा ना, क्योंकि बेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और जितना बड़ा बेस होगा उस बेस के ऊपर ग्रोथ को मेंटेन करना उतना मुश्किल होता जाएगा। तो मेरे को लगता है कि अगर 25% या उससे ज्यादा का लिस्टिंग गेन मिला तो एक बार आंख बंद करके निकल जाना चाहिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये 20% से भी कम पे लिस्ट हो गया, 16 पॉइंट पे लिस्ट हो गया, 17 पॉइंट पे लिस्ट हो गया, उस केस में क्या करना चाहिए। उस केस में भी मैं बोलूंगा कि एक बार के लिए निकल सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि यार देखो, अगर 25% की जगह 16-17% पे लिस्ट हुआ तो इसका मार्केट कैप कितना हो जाएगा, 22,000 करोड़ पहले होता, तो अब शायद से ये अराउंड
21,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो मार्केट कैप टू सेल्स तो अभी भी 4.8 4.7 के आसपास रहेगा। तो वहां पे क्या पता मार्केट ये सोच रहा हो कि भाई कोई भी कंपनी इतना हाई वैल्यूएशन नहीं मांग रहा है, तुमको हम इतना हाई वैल्यूएशन क्यों दे भाई, 5 का मार्केट कैप टू सेल्स क्यों दे, तुम ऐसा कौन सा हाथी घोड़ा बना रहे हो, क्या तुम्हारा कोई कंपटीशन खड़ा नहीं हो सकता है क्या। तो वही हिसाब से हो सकता है कि 16-17 पॉइंट का भी अगर लिस्टिंग गेन ले, एक बार लेके निकल जाना बुद्धिमानी रहेगा। क्या इसमें नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मेरे को लगता है कि अगर 15 पॉइंट के ऊपर का लिस्टिंग गेन मिल रहा है तो नया इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत नीचे लिस्ट हो गया, 7-8 पॉइंट पे लिस्ट हो गया तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हो, लेकिन उतना नीचे लिस्ट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर ये 25 पॉइंट पे लिस्ट हो गया तो भाई बेच के निकलना है। लेकिन नया पोजिशन कब बनाएंगे? अगर आप मेरे से पूछोगे तो करंट वैल्यूएशन ही नया पोजिशन के लिए ठीक है, यानी कि जिस भाव में ये आईपीओ आ रहा है। एंड सिंपली अगर मैं आपको बोलूं इसका आईपीओ का जो प्राइस है 871, तो ये स्टॉक जो है 871 पे ही इन्वेस्टेबल है। उसके ऊपर मतलब ठीक है, आप 920 तक भी लेके जा सकते हो, 920 तक भी ठीक है। 920 के ऊपर मेरे को बिल्कुल भी कोई रीजन नहीं दिख रहा है कि भाई मैं क्यों इसी का सॉरी मैं क्यों इसी कंपनी में पैसा डालूं, क्योंकि मेरे पास दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो आई होप आप लोग मेरा लिस्टिंग स्ट्रेटेजी समझ गए होंगे कि भाई 15 पॉइंट के ऊपर कहीं पे भी लिस्ट हो, एक बार लिस्टिंग लेके निकल जाना ही बुद्धिमानी रहेगा मेरे हिसाब से। अब यार देखो, मैं जो बोल रहा हूँ वैसा ही हो जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि बेचने के बाद स्टॉक 20-30 पॉइंट और ऊपर हो जाए। पीछे हमने इंडो एमआईएम को देखा है, वो स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अगर मैं अपना बात करूं तो मैंने अराउंड 700 के आसपास, या पता नहीं जिस दिन लिस्ट हुआ था उस दिन मैंने इसको एग्जिट कर दिया था, मेरे को याद है। अगर आप इंडो एमआईएम को देखोगे तो ये स्टॉक अभी पूरा आसमान छू गया, पीछे 900 रुपए तक जाके आया, 909 रुपए जाके आया, अभी ये 831 का बिक रहा है। लेकिन मैंने इसको क्यों एग्जिट किया था? क्योंकि भाई मेरे को उस टाइम पे इसका वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं लगा। मतलब यार ठीक है तुम, बट स्टिल हर एक चीज का एक वैल्यूएशन होता है ना। अब आप अगर लोहा को सोना के भाव में खरीदोगे तो कहाँ से पैसा कमा पाओगे। बट वही वाला बात है, हमारे बेचने के बाद भी स्टॉक भागा, एंड उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। एंड मैं बोल भी नहीं रहा हूँ कि नहीं भागा या वो, हाँ मेरे को याद आ गया, मैंने 712 या 713 के आसपास स्टॉक को एग्जिट किया था, अच्छे से याद है मेरे को। तो मेरे एग्जिट प्राइस से भी स्टॉक अराउंड 15 पॉइंट के आसपास ऊपर है। लेकिन मेरा एग्जिट लॉजिक जो था उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे को कोई रिग्रेट है ही नहीं कि भाई ठीक है, मेरे को पता था कि कंपनी का वैल्यूएशन हाई है इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया। तो वही वाला बात है। एंड एक कंपनी थी आइनॉक्स इंडिया करके, इसको तो मैंने सही टाइम में निकाला था, हालांकि कंपनी बहुत भागा बाद में। इस आईपीओ में मेरे को अलॉटमेंट मिला था और अभी कंपनी अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ है। बट यहाँ पे मैंने लगभग इस कंपनी को एग्जिट किया था 2 से 3 दिन होल्ड करने, मतलब कुछ दिन होल्ड करने के बाद, और उसके बाद कंपनी गिरता ही गया, लेकिन अभी ऑल टाइम हाइस पे है। तो इन फ्यूचर कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है वो आपको नहीं पता रहेगा। देखो हम लोग का आईपीओ में अप्लाई करने का मेन मकसद क्या था कि भाई लिस्टिंग गेन मिला लेके निकले, इन्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं होता है। इन्वेस्ट कुछ कुछ आईपीओ में रहता है, जैसे कि मनीपाल में मैंने बोला था कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, अभी भी उसका कुछ पोर्शन है मेरे पास, कुछ पोर्शन मैंने सेल किया है, सीधा सा बात है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, मेरा स्ट्रेटेजी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। एंड हम लोग को आप लोग टेलीग्राम पे जरूर से फॉलो कर ले यार। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।